इन दोनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती में चल रहे एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र लगातार बार बार हो रहा है। हर कोई जानने की कोशिश में है कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ और लगातार क्या हो रहा है। क्या वाकई में जिस तरह से वहां पर एक दावा किया जा रहा था किसी के द्वारा कि वहां पर हिड़मा गिर गया है, क्या वाकई में हिड़मा गिरा है या इस ऑपरेशन में हिड़मा को मार दिया जाएगा, इस तरह के तमाम कयास और बयानबाजियां चल रही हैं। इसी बीच आज ऑपरेशन का 9वां दिन पूरा हुआ। क्या हुआ पूरे 9वें दिन में, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब पहले दिन इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया तो ये बताया गया कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां, जो कि माओवादियों के लिए काफी अनुकूल हैं उनके छुपने के लिए, अपने सुरक्षित पनाहगार के तौर पर, तो उस पूरी पहाड़ी को घेरने के लिए जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया है। एक दिन बीत गया तो फिर बातचीत चली कि 24 घंटे से जवान वहां पर तैनात हैं। दूसरा दिन बीता तो 48 घंटे हुए। ऐसे करते करते घंटा बीतते बीतते अब दिनों में गिनती शुरू होने लगी। तो आज 9वां दिन हो गया। 9 दिन में अब तक क्या हुआ है, सबसे पहले तो वहां से 3 महिला माओवादियों को मार गिराया जवानों ने और उनकी शिनाख्ती के तौर पर बताया कि तीनों PLG एक बटालियन नंबर 1 की सदस्य है और तीनों पर 8-8 लाख के इनाम घोषित किए गए हैं, तीनों महिला माओवादियों के। उनके पास से हथियार कौन से बरामद किए गए हैं, हालांकि इसको लेकर पुलिस ने कोई जानकारी पुख्ता नहीं दी, लेकिन उन्होंने बताया कि बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और अन्य सामान मौके से बरामद भी किए गए हैं। एग्जैक्ट पॉइंट पे कहाँ इनको मारा गया ये भी नहीं पता, लेकिन कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में ही मुठभेड़ के दौरान ये मारी गई महिला माओवादियां हैं, ऐसी जानकारी पुलिस ने अपने प्रेस नोट में दिया है। और उसके बाद आज 9वां दिन है। अब तक पुलिस के द्वारा कोई भी ना प्रेस नोट जारी किया गया है इस मुठभेड़ को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर, और ना ही किसी तरह की जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन जो यहाँ वहां से थोड़ी बहुत जानकारियां जुटाई जा रही हैं, कुछ जवानों के द्वारा भी कुछ जानकारियां दे दी जाती हैं अपने नाम न बताने की शर्त पर। उस आधार पर एक जानकारी निकलकर सामने आई, जो एक वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पहाड़ पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो जो है, हालांकि इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ियां हैं वो एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला है और ये भी है अलग अलग अनुमानित तौर पर कि 145 किलोमीटर लंबाई बताया जा रहा है। कोई बोल रहा है कि 800 किलोमीटर वर्ग की ये इसके पूरा स्ट्रेंथ है इस पूरे पहाड़ी की। लेकिन उसी के बीच में नीलम सरई और धोबे की अन्य अलग अलग पहाड़ियां हैं जिसके अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि जवान अलग अलग इलाकों से पहले नीलम सरई की पहाड़ियों को अपने कब्जे में लिए और ये धोबे की पहाड़ियां हैं जिस पर इस हेलीकॉप्टर को उतारा गया, ऐसी जानकारी दबे जवान पर कुछ जवानों के द्वारा दी गई। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी चीज, एक और तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ जवान तिरंगा लेकर पहाड़ी के ऊपर ही लहरा रहे हैं और इस बात की तरफ पुष्टि कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं इशारा कि वो जो पहाड़ी है अब जवानों के कब्जे में है और यही वजह है कि वहां पर तिरंगा लहराया जा रहा है। ये पहाड़ियां भी उसी कर्रेगुट्टा से लगी हुई पहाड़ी श्रृंखला के धोबे की पहाड़ियां बताई जा रही हैं। अलग अलग तस्वीरें जवानों की अलग अलग जवानों के माध्यम से वायरल हो रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि लंबी जवानों की रैली के शक्ल में जवान पहाड़ी से नीचे भी उतर रहे हैं, साथ ही साथ ऊंची पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें जिससे लग रहा है कि बहुत सारी पहाड़ियों पर अब जवान चढ़ चुके हैं। बीते दिनों ANI की एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी जिसमें बताया गया कि लगभग 22 से 24 हजार की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। कुछ हमारे सूत्रों ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को CRPF के कोबरा और CRPF के द्वारा इसे लीड किया जा रहा है, जिसमें STF, DRG और बस्तर फाइटर के द्वारा बैकअप में सपोर्ट दिया जा रहा है। इन सभी के साथ अब तक कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों को चारों ओर से घेरने की लगातार कोशिश कवायद हो रही है और उस इलाके में अब एक बेस कैंप भी बनाने की तैयारी चल रही है पुलिस जवानों के द्वारा। साथ ही साथ सफलता के नाम पर 3 महिला माओवादी मारे गए हैं और नुकसान के तौर पर 2 जवान ID बम की चपेट में आकर घायल हुए, जिनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। इसी बीच लगातार चल रहे इस 9वें दिन के ऑपरेशन के बाद लगातार जो कल हमने इस बात का जिक्र किया था कि तेलंगाना के जो राजनीतिक हैं, जिसमें पूर्व CM हो या और अन्य जो राजनीतिक दल हों, इसके साथ ही साथ अन्य जो मानवाधिकार संगठन हो, उनके द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह शांति वार्ता पर सरकार आगे पहल करे, बातचीत करे। और वहीं केंद्रीय कमेटी, माओवादी को जो केंद्रीय कमेटी है उसके जो प्रवक्ता हैं अभय, उन्होंने फिर से एक प्रेस नोट जारी करके इस बात का जिक्र किया है कि जब माओवादी शांति वार्ता को तैयार हैं तो ऐसे में सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और इस ऑपरेशन कागार को रोकना चाहिए। इन सभी बयानबाजी और
समाजसेवी संगठनों के दबाव के बीच आज छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनका बयान भी सामने आया। हालांकि पहली बार उन्होंने बयान थोड़ा सा तल्ख लहजे में दिया है, थोड़ा सा कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि कौन है ये लोग जो शांति वार्ता की बातचीत कर रहे हैं, जिनको बातचीत करना है, मतलब कि माओवादियों के, उनके द्वारा तो पत्र जारी कर दिया जा रहा है और उसके बाद कोई सामने नहीं आ रहा। विजय शर्मा का सीधे कहना है कि अगर माओवादियों को बातचीत करना है तो केवल पत्र न जारी करें, और कौन आएगा बातचीत करने के लिए सामने, वो आखिर में सामने आए तो उनसे बातचीत की जाएगी, और बातचीत करने के लिए क्या कुछ शर्तें हैं उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तेलंगाना के उन लोगों से विजय शर्मा काफी नाराज नजर आए जो वहां पर संगठन और अलग अलग समितियां बनाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हैदराबाद में बैठकें कर रहे हैं कि शांति वार्ता की जानी चाहिए और इस नक्सल समस्या का हल बातचीत से सुलझाना चाहिए। और जो हैदराबाद की जो तमाम मीटिंगें हो रही हैं या फिर वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जो मुलाकात हो रही है उसको लेकर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा ये लोग तब कहाँ थे जब बस्तर के लोग मारे जा रहे थे, ये लोग तब कहाँ थे जब बस्तर में माओवादियों के द्वारा हत्याएं की जा रही थी, तब इनके द्वारा शांति वार्ता को लेकर पहल क्यों नहीं की गई। आज जब शीर्ष स्तर के माओवादी नेता मारे जा रहे हैं या वो टारगेट में है या फंस गए हैं उस पहाड़ी पर, तब ये लोग उनको बचाने के लिए शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है विजय शर्मा ने। कल लास्ट तारीख थी वीज़ा वाले मामले में, तो यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं जिन्होंने आवेदन भी संभवतः आपसे मुलाकात भी की थी, उस पर क्या बढ़ाई अभी आगे बढ़े हैं सर? उस पर केंद्र से मार्गदर्शन हम लोगों ने मांगा था और अब तो स्पष्ट वहाँ से निर्देश भी इस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और कालांतर में CAA के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। भारत की सरकार उस पर चिंता करेगी। जी, तो सर एक सीधे शब्दों में ये कहें कि राहत मिल गई है, और ऐसे कितने लोग होंगे छत्तीसगढ़ में एक आंकड़े के मुताबिक? इनकी गणना है, वर्तमान में मुझे आंकड़ा पूरा याद नहीं है, परंतु इनकी पूरी गणना है। सर दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि बार बार नक्सलियों की ओर से पत्र लिखा जाता है, फिर शांति वार्ता की बात की जाती है, फिर तेलंगाना में भी हलचल हुई, शांति वार्ता समिति वहाँ के CM से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकल सकता है नक्सलवाद का समस्या। आखिर ये लोग कौन है जो बार बार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं? ये लोग कौन है एक प्रश्न है, और ये लोग तब कहाँ थे एक और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गलारेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये क्यों बोल रहे हैं, और ये हैं कौन बोलने वाले भाई? जिनको बात करना है, चर्चा करना है, वो करेंगे, ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे, अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से, और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए, और उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि IED ब्लास्ट से जिनके पैर उखड़ गए उनका क्या हुआ, उनके लिए कौन तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। जिनको आज भी IED ब्लास्ट से जानवर मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तब ये क्यों कुछ नहीं कहते हैं। आज ये 300 की संख्या में हम समुदाय और समितियां और व्यक्तिगत ये सब, ये एकदम गलत प्रोपेगेंडा है, पूरे देश को गुमराह करने वाला। सर एक मिनट सर इसमें क्या है कि इन्होंने पहले कई लोगों को मौत के घाट उतारा, अब आज इनको अपने मौत दिख रहा है सामने। इसमें भी फर्क है, सुनिए मैं आपसे कहूं, इसमें भी फर्क है, और फर्क ये है कि जिस समय तक 400 अधिक, अब इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है, आज
ऐसे नहीं होता है अभी। ये जो मानवाधिकार या समाज सेवक की बात करते हैं, जो क्या इनकी कोई साठगांठ लगती है माओवादियों के साथ? क्या इनके ही द्वारा संरक्षण मानवाधिकार किया का तो नाम इनको नहीं लेना चाहिए, भारत के संविधान का नाम इनको नहीं लेना चाहिए। जो भारत के संविधान को न मानकर बंदूक रखकर बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये किस तरीके से बात कर सकते हैं? उनके साथ ये कैसे भारत के संविधान का उल्लेख कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं भारत की सरकार को कि भारत की सरकार हमारा संविधान है, देश की रक्षा होना चाहिए? ये बिल्कुल स्पष्टता है इस बात पे। कोई एक प्रोपोगंडा जो इनका चल रहा था वो बंद होता नजर आएगा? मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, और मैं नहीं सोचता हूं कि बस्तर के लोग शांत होंगे। जो बस्तर की जनता है, जो बस्तर के नक्सल पीड़ित लोग हैं, जरूर इस पर बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। तो सुना आपने, विजय शर्मा ने कितने कड़े शब्दों में नाराजगी जताते हुए कहा कि ये लोग कौन है। और यही साथ ही साथ शांति वार्ता की जिक्र हो रही है। जब से शांति वार्ता की बातचीत हो रही है, तब से एक बात और हो रही है कि कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती है। उसको लेकर केदार कश्यप, जो कि बस्तर के इकलौते आदिवासी मंत्री हैं, पूरा मसला अगर आदिवासियों से जुड़ा है तो इस माओवादी आंदोलन और माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, इस मुद्दे पर केदार कश्यप का बयान भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने बहुत सॉफ्ट लहजे पर कहा है कि उनकी सरकार अब ये समस्या को समाप्त करने पर तुली है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है। आप सुनिए केदार कश्यप ने क्या कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर के सरकार लगातार उन क्षेत्रों में एरिया डोमिनेट करने की बात हो, ऑपरेशन की बात हो, सर्चिंग की बात हो, हमारे जवानों का जो हौसला जिस तरीके से बुलंद हुआ है, यही वो जवान थे जब सरकार कांग्रेस की थी, जब उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, जब वो हमारे इन जवानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, और आज भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पीसीसी अध्यक्ष कहीं मैं भी देख रहा था, उन्होंने कहा कि इसमें निर्दोष मारे जा रहे हैं, और दूसरे दिन ही कहते हैं वहां पर नक्सलियों ने पत्र जारी किया कि उनके इतने नक्सली इस समय मारे गए, और उसी लिस्ट को वो निर्दोष मारे गए। तो ये जो दोहरा मापदंड है ये लोगों तक आ चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी लगातार इस चीज से काम कर रहे हैं कि मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो। और हमें विश्वास है कि आज जो स्थिति निर्मित हो रही है उस स्थिति के कारण से नक्सलवाद का खात्मा होना सुनिश्चित है। अभी वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने हमेशा अपने द्वार खोल के रखे। हमने पहले ही कहा कि हम लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले हैं, और लोकतंत्र के दृष्टि से वो संविधान को मानते हुए आगे आए। तो सुना आपने, जब केदार कश्यप, जो कि बस्तर के इकलौते आदिवासी मंत्री हैं प्रदेश बीजेपी से, उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया और ये दावा किया कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान उनकी सरकार कर देगी, उनकी डबल इंजन सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस ही क्या कह रहे हैं इस पर। दीपक बैज, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन दिनों इंद्रावती बचाओ को लेकर एक पदयात्रा कर रहे हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस का स्टैंड साफ साफ है कि हम भी बस्तर में शांति लाना चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों के जान और माल से समझौता नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरा, क्या नक्सलियों के आड़ पे हमारे जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को छीनने के लिए कोई बड़ा हथियार तो नहीं है? हम इस चीज को शुरू से हम शंका पैदा करते रहे और कहीं ना कहीं इस सरकार में हुआ भी है। आज बैलाडीला की माइंस को, बैलाडीला की खदाने पहाड़ को आर्सेलर मित्तल को बेच दिया, रुंगटा स्टील को बेच दिया, आहलद्दी कांकेर की उन खदानों को भेज दिया। ये तो उदाहरण है। क्या गारंटी है नक्सलवाद समाप्त होने के बाद कि वह अंबानी और अडानी दंतेवाड़ा में नहीं आएंगे, बस्तर में नहीं आएंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगे? इसकी कोई गारंटी है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? हम पूछना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नक्सल के आड़ में कहीं ना कहीं अपने चहेते उद्योगपतियों को बस्तर के खनिज संसाधन को लूटने के लिए इन्होंने बड़ा रास्ता खोजा है। टोकन साहू बिलासपुर में बैठकर बयान दे रहे, टोकन साहू दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे। टोकन साहू को बस्तर का तो एबीसीडी भी पता नहीं है। इसलिए
लेकिन हमने कहा कि बस्तर में शांति चाहिए, शांति के अलावा आदिवासियों के साथ समझौता हम नहीं कर सकते। तो सुना आपने दीपक बैठ ने क्या आशंका जताई है। दीपक बैठ ने कहा है कि वो भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो, लेकिन आदिवासियों को ताक पर रखकर नहीं। उन्होंने इस बात की तरफ भी शंका जाहिर की है कि ये इस नक्सलवाद को समाप्त करने के पीछे कहीं सरकार का उद्देश्य यहाँ की जमीनें उद्योगपतियों को देना तो नहीं है, कि उन्होंने फिर से अडानी अंबानी का नाम लेते हुए टारगेट किया है कि क्या गारंटी है कि जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो इस पर यहाँ की जमीनें उद्योगपतियों को नहीं दे दी जाएंगी। ये उनका आरोप है। हालांकि एक बात और भी है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और एक आरोप हमेशा से लगता आया है कि हसदेव के जंगलों को अडानी के द्वारा कटवाया जा रहा है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हसदेव में अडानी के द्वारा जंगलों को काटा जा रहा था। मैंने खुद उस पर रिपोर्ट भी किया था। हालांकि उन जंगलों को बीजेपी की सरकार में भी काटा जा रहा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल भले इन व्यापारियों को या उद्योगपतियों को सोचती हैं कि वो बीजेपी का है या वो कांग्रेस का है, लेकिन मुझे लगता है कि उद्योगपति किसी पार्टी के नहीं बल्कि सीधे सीधे सरकार के होते हैं। अब देखना होगा कि बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए एक वचनबद्ध तरीके से जंग चल रही है कि 31 मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना है। किया जा भी रहा है, सफलता नजर आ भी रही है, माओवाद बैकफुट पर नजर आ भी रहा है। यही वजह है कि मनीष कुंजाम कहते हैं कि 2013 में जब उनके द्वारा शांति वार्ता को लेकर पहल की जाती थी तो माओवादी कहते थे कि एक जनयुद्ध चल रहा है जिसे मनीष कुंजाम समाप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन आज वही माओवादी मनीष कुंजाम से भी अपील कर रहे हैं कि शांति वार्ता को लेकर उनके द्वारा भी पहल की जाए और शांति वार्ता की जाए। मुझे लगता है कि जब कोई पक्ष कमजोर होता है तब लगता है कि अब युद्ध नहीं, शांति वार्ता होनी चाहिए। कभी सरकार करती रही होगी, आज माओवादी कर रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कमजोर कौन हो रहा है। जो भी हो, माओवाद समाप्त हो रहा है बस्तर से। दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अगर ये इल्जाम लगा रही है कि माओवाद समाप्त हो जाएगा तो क्या वाकई में बस्तर में सब हरा भरा सुख शांतिपूर्ण हो जाएगा, या वाकई में उद्योगपति आएंगे और इस हरे भरे जंगल को भूरा कर देंगे। क्या पहले लाल फिर हरा और अब भूरा, रंग बदलता हुआ बस्तर है। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। जो हो रहा है वो आपको बता सकते हैं। मुझे लगा कि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, इसके हर दिन की आपको अपडेट दूं, इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। लगे कि मुद्दों पे, तथ्यों पे और ग्राउंड पर जाकर कोशिश करते हैं इसकी सही मुद्दे पर बातचीत हो जाए, तो इस बस्तर टॉकीज को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।